हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू फाइलम स्टडी करने जा रहे हैं निमेटोहेल्मिन्थस और स्केल्मिन्थस। तो इससे पहले हमने जो है वो पोरिफेरा को, सिलेट्रेटा को, इसके अलावा टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थस को कवर कर लिया है। ये फाइलम हमने स्टडी कर लिए हैं। आज ये हमारा नेक्स्ट फाइलम है निमेटोहेल्मिन्थस और स्केल्मिन्थस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइलम है ये। इसकी बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इसके बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं। तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इस फाइलम को निमेटोहेल्मिन्थस या स्केल्मिन्थस क्यों बोला जाता है, क्या मतलब है इसका। तो इसमें यहाँ पर आप सबसे पहले देखें निमेटा, ठीक है, या नीमा। नीमा जो है यहाँ पर, नीमा का मतलब है थ्रेड एंड हेलमिन मीन वर्म, यानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेलमिन का मतलब क्या होता है, वर्म। तो कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ थ्रेड वर्म, यानी निमेटोहेल्मिन्थ इसका क्या मतलब है, थ्रेड वर्म। इस फाइलम के अंदर जो वर्म्स हैं वो धागों की तरह के होते हैं, रेशों की तरह के होते हैं, बारीक बारीक धागों की तरह के नजर आ रहे होते हैं, इसलिए इनको हम निमेटोहेल्मिन्थस बोलते हैं। अच्छा, अब इनको स्केल्मिन्थस क्यों बोला जाता है। देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं एस का वर्ड जो है, इसके स्टार्टिंग में एस एस निकला है एस्कॉस से, यहां से एस्कॉस। एस्कॉस मीन कैविटी। तो कैविटी हमने यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि इन वर्म्स की बॉडी में कैविटी मौजूद होती है, देयर इज अ कैविटी इन दीज वर्म्स। तो इस कैविटी की प्रेजेंस की वजह से इनको एस्केल्मिन्थस बोला जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें हमारे सामने आई, कैविटी और थ्रेड। तो ये जो दो चीजें हैं, ये इस फाइलम का एक यूनिक फीचर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है, जिसकी बुनियाद पर इसको ये नाम दिया जा रहा है। एक तो ये थ्रेड की तरह के हैं, थ्रेड लाइक है, इसलिए इनको निमेटोहेल्मिन्थस बोला जाता है। दूसरा, इनकी बॉडी में कैविटी मौजूद है और इस कैविटी की वजह से इनको हम स्केल्मिन्थस बोलते हैं। अब इनको कॉमनली हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। व्हाई दे आर नोन एज राउंड वर्म्स, बिकॉज जब इन वर्म्स का हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, जब इनका क्रॉस सेक्शन देखा जाता है, तो ये क्रॉस सेक्शन में हमें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, तो ये क्रॉस सेक्शन में हमें इस तरह के सर्कुलर या राउंड नजर आते हैं। जब भी आप इन वर्म्स का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये आपको सर्कुलर या राउंड फॉर्म में नजर आएंगे, देयरफॉर दे आर नोन एज राउंड वर्म्स। इसी तरह जब हमने जो फ्लैट वर्म्स थे, प्लेटिहेल्मिन्थस की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लैट वर्म्स की, जब उनका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो वो क्रॉस सेक्शन में आपको कुछ इस तरह के नजर आते हैं, ठीक है, इस तरह, यानी ये डॉर्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैट होते हैं, ठीक है, देयरफॉर दे आर नोन एज फ्लैट वर्म्स। तो फ्लैट वर्म्स क्रॉस सेक्शन में फ्लैट नजर आते हैं। राउंड वर्म्स का जब आप क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये आपको सर्कुलर या राउंड नजर आते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज राउंड वर्म्स। तो चले हमने ये समझ लिया कि इसको निमेटोहेल्मिन्थस क्यों बोलते हैं, क्या मतलब होता है निमेटोहेल्मिन्थस का, स्केल्मिन्थस क्यों बोलते हैं और स्केल्मिन्थस का मतलब क्या होता है, राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं इनको, ये सारी चीजें हमने समझ ली। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इनकी जो फॉर्म्स हैं, स्केल्मिन्थस की या निमेटोहेल्मिन्थस की जो फॉर्म्स हैं, ये दो होती हैं। देयर आर टू फॉर्म्स इन दिस फाइलम। एक तो वो फॉर्म्स हैं जो फ्री लिविंग हैं, आज़ादाना रहती हैं, किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड नहीं करती, ओके, खुराक के लिए, ठीक है। और दूसरी जो फॉर्म है वो है पैरासाइटिक, जो कि पौधों में या एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं। तो ये पैरासाइटिक फॉर्म जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर रहती हैं, ठीक है, और इनके इनके अंदर मुख्तलिफ तरह की बीमारियां पैदा करती हैं। सो देयर आर टू फॉर्म्स। अब ये फ्री लिविंग फॉर्म जो है ये एक्वेटिक भी हो सकती हैं, फ्री लिविंग फॉर्म टेरेस्ट्रियल भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। इस पिक्चर में जरा देखें, आपको ये जो वर्म्स नजर आ रहे हैं ये वाकई ही थ्रेड की तरह के हैं, और इस पिक्चर को देख के आपको ये अंदाजा हो जाएगा, यू विल रियलाइज के व्हाई दे आर नोन एज निमेटोहेल्मिन्थस, इनको क्यों थ्रेड वर्म्स बोला जाता है। तो ये पिक्चर से आप देख सकते हैं कि ये वर्म्स जो है ये वाकई ही थ्रेड्स की तरह के नजर आ रहे हैं। अब इस पिक्चर को देखें, ये पिक्चर मैंने इनकी मॉर्फोलॉजी समझाने के लिए लगाई यहाँ पर। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका ये जो एंड है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत पॉइंटेड सा है, नोकीला है। तो जैसे ही आप इस वर्म को यहाँ से इधर मूव करेंगे सेंटर में, तो ये थिक होता जाएगा, ठीक है। ये वर्म जो है ये सेंटर में से थिक होते हैं, लेकिन दोनों साइडों से, जैसे ही मैं अब इसके इस साइड पे जा रहा हूँ दूसरे एंड पर, तो ये दूसरे एंड से अगेन जो है ये
जो है वो नुकीला हो गया है, इसका ये भी एंड जो है वो टैपरिंग है, ये भी एंड टैपरिंग है। तो ये वर्म्स अपने दोनों एंड से नुकीले होते हैं, जबकि सेंटर से ये थिक होते हैं। तो ये इनकी मॉर्फोलॉजी के हवाले से है। अब ऐसा नहीं है कि इन वर्म्स का अभी आके हमें पता चला है, इन वर्म्स का एक्चुअली में जो एंशियंट पीपल थे उनको भी नॉलेज था, बिकॉज उनके बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर ये जो नीमाटोड्स थे वो मौजूद होते थे और उनके अंदर बीमारियां पैदा करते थे। ठीक है, तो वो डोमेस्टिक एनिमल जो उन लोगों ने रखे होते थे तब उन एनिमल्स को ये बीमार करते थे, और ज़ाहिर है उन एनिमल्स की ये गट में इंटेस्टाइन्स वगैरह में पाए जाते थे। तो कुछ उनका खास एक साइज था जिनको ये लोग जब कोई एनिमल मरता था तो वो देखते थे कि उसकी आंत में कोई इस तरह के वर्म्स मौजूद होते थे। ठीक है, इसलिए इनकी अहमियत, इनकी सिग्निफिकेंस का जो है एंशियंट पीपल्स को पता था। अब जैसे ही साइंस में डेवलपमेंट्स हुई हैं, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई है, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद हमें ये पता चला कि ये ना सिर्फ बड़े साइज के होते हैं, ये निमाटोड्स छोटे साइज के भी होते हैं। माइक्रोस्कोप में ये नजर आते हैं, इनकी कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो माइक्रोस्कोप में नजर आती हैं। तो इस तरह इनकी अच्छी खासी रेंज बनती है, ये बड़े साइज से लेकर छोटे माइक्रोस्कोपिक साइज तक हो सकते हैं। नाउ लीनियस जो है, इन्होंने इन वर्म्स के लिए एक ग्रुप जो है वो बनाया, उस ग्रुप का नाम उन्होंने वर्मिस रखा। तो इस ग्रुप के अंदर इस तरह के सारे वर्म्स को रख दिया गया। इन द सेम वे जो रोडी हैं, ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी एक ग्रुप बनाया, कुछ मजीद इसको इनके करेक्टर्स देख के उन्होंने भी एक ग्रुप बनाया, नीमाटोडी। तो उन्होंने भी इन वर्म्स को इस ग्रुप के अंदर रख दिया। गेगनबार्ग बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं क्योंकि इन्होंने ये टर्म निमेटहेल्मिंथस को प्रपोज किया था। तो आज हमारे पास जो टर्म निमेटहेल्मिंथस है, ये किसने प्रपोज की? गेगनबार्ग। नाउ ग्रोबिन इज अनदर साइंटिस्ट। ग्रोबिन को हम देखते हैं इन्होंने क्या किया। देखिए, इन्होंने सबसे पहले ये इंडिकेट किया कि एस्केल्मेंथस कोई छोटा मोटा फाइलम नहीं है, बल्कि ये एक सुपर फाइलम है जिसके अंदर मजीद कई फाइलम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोबिन के अकॉर्डिंग नीमाटोडा जो है एक फाइलम है, सुपर फाइलम एस्केल्मेंथस का। ध्यान से सुनना आपने कि ग्रोबिन के अकॉर्डिंग फाइलम नीमाटोडा एक फाइलम है किसका? सुपर फाइलम एस्केल्मेंथस या निमेटहेल्मिंथस का। तो सुपर फाइलम एस्केल्मेंथस या निमेटहेल्मिंथस के अंदर कई कैटेगरीज आ जाती हैं, कई तरह की फॉर्म्स आ जाती हैं जिनको आसानी से स्टडी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये अच्छा खासा जो है ये डाइवर्स जो है ये फाइलम है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इस चीज़ को नहीं मानते, बहुत सारे लोग इसे इत्तेफाक नहीं करते, कुछ लोग इसको मानते भी हैं। ठीक है, तो एनीवे ये एक डिबेटेबल चीज़ है, कंट्रोवर्शियल है। तो लेकिन हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इसको देख लेते हैं। नाउ राउंडवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इस पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि जब हमने पोरिफेरा को देखा था तो हमने देखा कि पोरिफेरा के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर है। उनकी बॉडी जो है वो लूज सेल का एग्रीगेशन है, जस्ट सेल्स की एग्रीगेशन तक रिस्ट्रिक्टेड है, उससे आगे सेल्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट फाइलम में मूव करते हैं यानी सेलेंट्रेटा में, तो ये सेल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करके टिश्यू में रेंज हो जाते हैं, टिश्यू फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो सिलेंट्रेटा में टिश्यू फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इन द सेम वेज टीनोफोरा और फिर प्लेटीहेल्मिंथस में ये जो टिश्यूज हैं ये अपने आप को ऑर्गन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्लेटीहेल्मिंथस में ऑर्गन लेवल तक की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, जबकि निमेटहेल्मिंथस जो कि ये फाइलम है, इसमें जो आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है ये है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी इनमें ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो है इनके अंदर ये अच्छी खासी एडवांसमेंट है, ये डेवलपमेंट हुई है, ये इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट देखिए, मोर देन 90,000 स्पीसीज जो है इनकी अभी तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया। अभी ये डिस्कवर हो रही है, अभी चल रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है। अच्छा, अब डिफरेंट टेक्स्ट बुक से देखेंगे आपको ये नंबर वेरी कर सकता है, कहीं टेक्स्ट बुक में इसका नंबर और हो सकता है, कहीं में और हो सकता है, लेकिन ये एक ऑन एन एवरेज एक मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स से जो है ये मैंने इंफॉर्मेशन ली है। नेक्स्ट इज दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल से ये मुराद है कि देखिए इनके अंदर जो सिमेट्री है वो बायलेटरल है। मैंने
आपको मैं ये बता दूं कि जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं ज़ूलॉजी के इंट्रोडक्शन के हवाले से, ठीक है, वो आप ज़रूर देखिएगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वो। उसमें मैंने ये बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सोडोसिलोमेट, एसिलोमेट, ठीक है, और सिलोमेट, ये सारे के सारी टर्मिनोलॉजी को कवर किया है, क्योंकि देखिए वो ये टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इन टर्म्स को समझे बगैर कभी भी आप फाइलम्स को स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। एनीवे, बायलेटरल सिमेट्रिकल्स, ये एनिमल्स बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं। देखिए जो एनिमल जिसके अंदर आपको बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी, वो एनिमल उतना ज़्यादा एक्टिव होगा, उसका लाइफस्टाइल उतना एक्टिव होगा। अब एक तो वो एक्टिव है, उसका लाइफस्टाइल एक्टिव है, दूसरा उसके अंदर हेड फॉर्मेशन हो चुकी होगी, सेफलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी होगी, या उनके उनके अंदर हेड फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको। जो एनिमल जिनके अंदर आपको सिमेट्री बायलेटरल मिलेगी, उनमें आपको बकायदा हेड फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी, उनमें वो एक्टिव भी होंगे। लिहाजा ये एनिमल जो है, इसका ये मतलब है कि इनमें ये बायलेटरल सिमेट्री है, ये एक्टिव भी है, इनका लाइफस्टाइल एक्टिव है एज कंपेयर टू प्रीवियस फाइलम्स, और इनमें बकायदा सेफलाइजेशन भी है, हेड फॉर्मेशन भी हो चुकी है। फिर दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सारे के सारे वर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे के सारे वर्म्स क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? दे आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये सेल्स की 3 लेयर्स होती हैं। जो एनिमल इन सेल्स की 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ है उसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। और जो एनिमल्स सेल्स की 2 लेयर से मिलकर बना हो, ठीक है, जिसमें मेसोडर्म मिस हो, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके अंदर फर्स्ट टाइम सिलोम अपीयर हुई है। वो अलहदा बात है कि ये सिलोम ट्रू नहीं है, ठीक है। अब इस टर्म को समझने के लिए आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा। अब ये जो है, इनके अंदर सिलोम पूरी तरह से नहीं बनी, ठीक है, इनकी जो बॉडी कैविटी है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई, सूडो है, ठीक है। तो लेकिन फर्स्ट टाइम इनके अंदर जो है वो सिलोम फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, इसलिए सूडो सिलोमेट एनिमल्स हैं। तो इनकी जो सिलोम है, इनके एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से ड्राइव होती है। फिर अनसेगमेंटेड है, इनमें किसी किस्म की कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती। अब जरा ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको अगेन सिलोम और सोडोसिलोम के बारे में डिफरेंस समझा सकूं। देखिए ये सोडोसिलोम है और ये ट्रियोसिलोम है। आप देखिए कि इसमें ये जो आपको एग्रीगेशन नजर आ रहा है, ये है मेसोडर्मल ऑर्गन्स, यानी कि कैविटी के अंदर मौजूद ऑर्गन्स लाइक लिवर, हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स, ठीक है। अब इन ऑर्गन्स को, अब देखिए ये है तो ये कैविटी में मौजूद है, ये इसकी गट है। अब इन ऑर्गन्स को और गट को, ये जो मेसोडर्म है, ये देखिए ये कौन सी लेयर है सेल्स की? ये मेसोडर्मल लेयर है, ये वाली जो अंदर ब्लू के नीचे ये जो लेयर है ना, ये वाली, ये ऑरेंज में, ये मेसोडर्मल है। अब मेसोडर्मल जो है ये इनको लाइन नहीं कर रही, देयर इज नो लाइनिंग इन द मेसोडर्मल ऑर्गन एंड गट अराउंड द गट वॉल। तो इसलिए ये एक सिलोम सूडो है, पूरी तरह से ये सिलोम नहीं बनी। इसमें अब देखें कि जो गट है और इसके जो मेसोडर्मल ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट, किडनीज एक्सेट्रा, इनको प्रॉपरली जो है वो मेसोडर्म ने क्या किया हुआ है? लाइन किया हुआ है, गट को भी लाइन किया हुआ है। तो ऐसी सिलोम को हम ट्रूसिलोम कहते हैं या यूसिलोम कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स यूसिलोमेट कहलाते हैं जिनके अंदर ये सिलोम होगी, और ये एनिमल्स जिनके अंदर ये मेसोडर्म ने पूरी तरह से लाइन नहीं किया होता इनको, उसको हम सूडोसिलोम कहते हैं, ठीक है। ओके, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्केलमेंथिस का कि दे शो यूटेली। ये यूटेली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इनकी जो स्पीशीज हैं उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स को कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स को क्या रखा जाता है? कांस्टेंट रखा जाता है। इनमें जितनी भी आपको स्पीशीज मिलेंगी, हर स्पीशी के अंदर जो है नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट देखने को मिलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके हवाले से। अब straight alimentary tract, terminal mouth and anus. These are the first animals to have complete gut. चलिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नई डेवलपमेंट देखने को मिली हमें। देखें ये फर्स्ट एनिमल्स हैं, इससे पहले जितने भी अपने एनिमल्स पढ़े हैं, प्लेटिहेल्मिन्थस, टीनोफोरा
और सिलेंट्रेटा और फिर पोरिफेरा, इनमें आपको किसी में भी आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मिला, किसी की भी गट जो है वो कंप्लीट नहीं है। हाँ, टीनोफोरा में हमने देखा था कि दो ओपनिंग्स हैं, माउथ लैदा है और एनल ओपनिंग लैदा, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से प्रॉपर जो है वो एनस फॉर्मेशन नहीं है उनके अंदर भी, टीनोफोरा के अंदर। तो इनकी अंदर जो है गट पूरी तरह से डेवलप हो चुकी हुई है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये इनका एलिमेंट्री कैनाल है, सॉरी ये एलिमेंट्री कैनाल है इनकी, ठीक है। ये अब एलिमेंट्री कैनाल में ये है जी इनका माउथ और ये है इनकी एनस। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसकी प्रॉपर दो ओपनिंग है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट एनिमल्स हैं जी, दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव कंप्लीट गट, इसलिए मैंने इसको रेड में लिखा है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इनका जो बॉडी प्लान है ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। अब इसका क्या मतलब है ट्यूब विद इन ट्यूब का? देखिए ये हो गई इनकी बॉडी वॉल, जब आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये हो गई इसकी बॉडी वॉल, ये इनकी सारी की सारी सिलोम है और ये हो गई इसकी गट। अब ये जो गट है इसको खुराक की नाली कहते हैं, ठीक है। दिस इज गट, जिसको हम खुराक की नाली कहते हैं, इसोफेगस, स्टमक वगैरह वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये गट कहलाती है। तो इसकी गट देखें, ये तो हो गई इसकी सिलोम, ठीक है, ये कैविटी, और ये इस कैविटी के अंदर मजीद ये जो है ये एक ट्यूब है। ये देखें नहीं, ये इसकी कैविटी एक ट्यूब है, कैविटी इसकी सारी की सारी क्या कहलाती है? ट्यूब कहलाती है। अब ये इस ट्यूब के अंदर मजीद एक गट जो है एक ट्यूब है। तो ऐसा डाइजेस्टिव ऐसा जो बॉडी प्लान है इसको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं। समझ गए ना कि इस इन वर्म्स की बॉडी जो है, जब आप उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उसकी बॉडी वॉल के अंदर आपको सीलोम मिलती है जिसको हम ट्यूब बोल देते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर आपको ये गट जो मिल रही है ये फर्दर एक ट्यूब है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कि ट्यूब के अंदर एक ट्यूब जो है वो गट है, और ऐसा बॉडी प्लान जो है ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहलाता है। अब इनका सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो एब्सेंट है इनमें, ठीक है, इतने खास डेवलप नहीं है, एब्सेंट है। हाँ, एक्सक्रेटरी ट्यूब जो है इनके अंदर, जो एक्सक्रेटरी ट्यूब पाई जाती है, ये एक स्पेशलाइज्ड ट्यूब होती है जो इनकी सिलोम के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इनकी कैविटी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव करती है, ठीक है। तो प्रोटोनेफ्रेडिया, इनके अंदर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो प्रोटोनेफ्रेडिया टाइप है, ठीक है जी, प्रोटोनेफ्रेडिया। अब मैं आपको बता दूं ये एक्सक्रेटरी पोर क्या, फिर हम वापस आते हैं। देखें अब ये जो आप देखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आ रही है इनकी लेटरल एक्सक्रेटरी कैनाल, ये वाली ये एक्सक्रेटरी कैनाल है, ये सारी की सारी, ठीक है। ये इनकी जो बॉडी कैविटी है, इस बॉडी कैविटी के अंदर जो वेस्ट हैं, टॉक्सिक मटेरियल है, ये कैनाल पकड़, ये वो सारे के वेस्ट इस कैनाल के अंदर जमा हो जाते हैं, और फिर ये यहाँ से ये हो गया इनका फेरेंक्स, ठीक है, दिस इज फेरेंक्स। ये पोजीशन याद रखें, ये है इसका, फिर ये माउथ है, माउथ के पीछे ये फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बिल्कुल नीचे आपको ये जो एक ट्यूब नजर आ रही है ना, ये जिसको मैं ये बना रहा हूँ ये वाली, ठीक है, ये है जी एक्सक्रेटरी ट्यूब। अब ये एक्सक्रेटरी ट्यूब बाहर एक्सक्रेटरी पोर में ओपन होती है, तो ये हो गया एक्सक्रेटरी पोर, ठीक है। ये वाला जो है ना ये एक्सक्रेटरी पोर है, यहां पर करके मैंने इस रस को और तरीके से बनाया है, ये एक्सक्रेटरी पोर है, और ये है एक्सक्रेटरी ट्यूब, और ये पीछे एक्सक्रेटरी कैनाल। इसका ये अच्छा, ये वाला जो एक्सक्रेटरी सिस्टम ये प्रोटोनेफ्रेडिया कहलाता है, ठीक है जी। अब इनमें फ्लेम सेल्स नहीं है, इन फ्लेम सेल्स की जगह इनके अंदर एक्सक्रेटरी पोर या एक्सक्रेटरी ट्यूब मौजूद है, ठीक है। तो यहां से ये वेस्ट यहां से बाहर निकलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब वापस आते हैं। Comparatively simpler or complicated sensory organs are present and well-developed nervous system present in them. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे चल के हम मजीद डिस्कस करेंगे कि ये इनके सेंसरी ऑर्गन्स किस तरह के हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, कितनी टाइप्स हैं इनकी, ये आगे चल के हम देखेंगे। जस्ट आप यहाँ पर ये समझें कि इनमें एज कंपेयर टू सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये जो नर्वस सिस्टम है ज़्यादा डिवेलप है। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें अच्छा खासा डिवेलप होता है। यूजुअली ये यूनिसेक्सुअल होते हैं विद सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म से ये मुराद है कि इनमें आपको मेल और फीमेल में डिफरेंस नजर आएगा, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। आई थिंक मेल जो है ये छोटे साइज का होता है इनमें, और फीमेल बड़े साइज की होती है,
ठीक है जी। मेल छोटे साइज का और फीमेल बड़े साइज की होती है। तो इस तरह इनके जो मेल और फीमेल है इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ईजी होता है। दैट थिंग इज नोन एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो यूनिसेक्सुअल यानी मेल अलहदा है और फीमेल अलहदा है, ठीक है। जबकि प्रीवियस एनिमल्स में हमने ये देखा था कि वो मोस्टली जो है वो क्या थे, हर्माफ्रोडाइट थे, यानी मेल और फीमेल जो है वो एक ही एनिमल के अंदर मौजूद है। तो ये भी इनके अंदर एक डेवलपमेंट देखने को हमें मिली है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर डायरेक्ट भी हो सकती है और फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है कि जो भी एग होंगे उन एग से डायरेक्ट अडल्ट की तरह का इंडिविजुअल बाहर आएगा, ठीक है। देर इज नो लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है कि एग से पहले लार्वा बाहर आएगा जो कि अडल्ट से थोड़ा डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजी दोनों की डिफरेंट होगी, ठीक है। उस लार्वा में चेंज आएंगे और फिर वो जाके अडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो दिस इज द मेन ये मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, जिससे एग से डायरेक्ट जो इंडिविजुअल्स हैं वो निकलते हैं और वो अपने पेरेंट जैसे होते हैं, बिल्कुल। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से क्या मुराद है कि एग से पहले लार्वा निकलेगा, लार्वा में कुछ चेंजेस होंगी और फिर वो अडल्ट की तरह होगा, अपने पेरेंट्स की तरह नजर आएगा, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल जो हमारे पास एस्कैरिस है, राउंड वर्म्स। अच्छा, मैं इनके इसके बारे में आपको ये भी बता दूं, आगे हमें पढ़ना है लेकिन फिर थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूं कि राउंड वर्म्स जो हैं ये ऐसे वर्म्स हैं जो आप आपने देखा होगा कि सम टाइम बच्चों को रात के वक्त पेट में शदीद दर्द होती है। ना सिर्फ बच्चों को, अडल्ट्स जो ह्यूमंस हैं उनको भी जब ये मसला हो, उनके पेट में शदीद दर्द हो, तो ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो उनको शक पड़ता है कि शायद इनके बॉडी में वर्म्स हो सकते हैं। तो इसके फिर वो टेस्ट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि इसकी बॉडी में कहीं वर्म्स तो नहीं है। अगर उसकी बॉडी में वर्म्स हों तो ये बहुत ही एक खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। बाजू का तो ये वर्म्स इंटेस्टाइन में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉक हो जाती है और फिर ये छेद करके इंटेस्टाइन से बाहर आ जाते हैं, कैविटी में आ जाते हैं, हार्ट में घुस जाते हैं, जिससे इंडिविजुअल्स की डेथ हो सकती है। जब इस तरह की सिचुएशन हो, इंटेस्टाइन भर जाए जो वर्म से, तो फिर डॉक्टर्स जो है इनको वो ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। ऑपरेशन करके इन जो वर्म्स को बाहर निकालना होता है। तो इस तरह ये मेडिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे आ जाता है वुकेरेरिया। वुकेरेरिया जो है ये फाइलेरिया है, फाइलेरिया वर्म्स भी इनको बोलते हैं। फाइलेरिया वर्म्स जो है ये एक बहुत ही खतरनाक डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में, जिसको एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। एलिफेंटिएसिस में आगे आपको दिखाता हूँ ये किस तरह की होती है कंडीशन। एनीवे ये जो फाइलेरिया है ये एक मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। उस मॉस्किटो का नाम है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू जो है ये फाइलेरिया वर्म्स स्प्रेड होते हैं ह्यूमंस में। और ये जो फाइलेरिया वर्म्स हैं ये हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनके अंदर जमा हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्गन जो है वो स्वेल हो जाता है, बहुत ज्यादा फूल जाता है और एक कंडीशन कॉज करते हैं जिसको हम एलिफेंटिएसिस कहते हैं, ठीक। आगे आ जाता है अंकाइलोस्टोमा। अंकाइलोस्टोमा को हम कॉमनली हुक वर्म्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आगे इनके माउथ पर छोटी छोटी हुक्स लगी होती हैं। इसलिए हमें वो डॉक्टर्स कहते हैं कि नंगे पांव नहीं चलना चाहिए ज़मीन पर, ठीक है। जब हम नंगे पांव ज़मीन पर चलते हैं तो ये हुक वर्म्स उस मिट्टी के अंदर हो सकते हैं और जब हम इनके कांटेक्ट में आते हैं तो ये फौरी तौर पर हमारी स्किन के साथ चिपक जाते हैं अपनी हुक्स के थ्रू और फिर ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह ये एस्कैरिस, वॉकेरेरिया और एंकाइलोस्टोमा जो है ये काफ़ी खतरनाक जो वर्म्स हैं जो इंसानों के अंदर सीरियस डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, एक सीरियस मेडिकल कंडीशन पैदा कर सकते हैं। अच्छा, एक और वर्म है, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, लोआ लोआ। लोआ लोआ इन्हीं का एक मेंबर है। अब वो लोआ लोआ उसको हम आई वर्म्स भी कहते हैं। वो आंखों के अंदर वर्म्स मौजूद होते हैं। ऐसा तब होता है जब कुछ लोगों की आदत होती है बार बार वो चेहरा मुंह धोते हैं। जब हम आउटसाइड जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो वहाँ किसी भी पानी से, कोई भी टैप लगा हुआ वहाँ से हम पानी आंखों में डालते हैं। तो ये पोल्यूटेड वाटर के अंदर ये जो लोआ लोआ के जो लार्वाज हैं हो सकते हैं, तो वो वर्म्स जो हैं वो जब हमारी आंखों के अंदर जाते हैं तो वहां पर वो जो है वो एग से बाहर आते हैं और फिर वो वर्म्स वहां पर आंखों में डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं। चले,
अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से देखें कि ये मेल और फीमेल, ठीक है। ये जो है ये फीमेल है, देखें फीमेल लार्ज साइज की है। इसके अंदर ये इसकी यूट्रस, दिस इज सेमिनल रिसेप्टिकल्स, ठीक है, दिस इज सेमिनल रिसेप्टिकल्स, दिस इज वेजाइना, ठीक है। और ये मेल है, ये टेस्टिस हैं, और ये वास्ट एफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। ये सारे के सारे इसके आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देख लें। आपको ये पिक्चर इसलिए लगाई ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इनके एनाटॉमिकली इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस तरह के होते हैं, मेल और फीमेल जो है ये किस तरह के नजर आते हैं। ओके, नीमाटोड्स की बहुत सारी टाइप्स जो हैं, इनकी बहुत सारी काइंड जो है वो पैरासाइट्स के तौर पे रहती है। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि इनकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक फ्री लिविंग फॉर्म है और दूसरी पैरासाइटिक फॉर्म है। तो ये जो पैरासाइटिक फॉर्म्स होती हैं नीमाटोड्स की, वो प्लांट्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि ये उनके अंदर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं। सम ऑफ दीज आर पैथोजेनिक टू देयर होस्ट, इनमें से कुछ जो हैं वो अपने होस्ट के पैथोजेनिक हैं, जो कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीजेस कॉज करते हैं। अब इंसान को अगर देखें तो इन जो वर्म्स हैं इनकी मोर देन 50 स्पीशीज, मैन इज ए होस्ट फॉर मोर देन 50 स्पीशीज ऑफ एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइडिस। एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइडिस, मैंने पहले इसकी बात कही है कि ये वो वर्म्स हैं जो आमतौर पर छोटे बच्चों की आंत में देखने को मिलते हैं। जब छोटे बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं तो वो मिट्टी जो है पोल्यूटेड होती है, उसमें ह्यूमन फीसेस जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो उस मिट्टी के अंदर जो है वो वर्म्स के अंडे जो है वो होंगे, तो वो बच्चों के नाखून में फंस जाते हैं। जब वो बच्चे वही हाथ जो है वो अपने मुंह में डालते हैं तो वो जो एग्स हैं वो उनकी बॉडी में चले जाते हैं, वहां पर जाके वो एग से जो है वो उनके लार्विस बाहर आते हैं, ठीक है, और वहां पर वो अडल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो स्कैरस लिम्ब्रिकैटस की जो है 50 स्पीशीज हैं, मोर देन 50 स्पीशीज हैं जो इंसानों के अंदर बीमारी पैदा कर सकते हैं। ना सिर्फ स्कैरस लिम्ब्रिकॉइडिस, एंटीरोबायस वर्मिक्यूलरिस, ठीक है, इनको पिन वर्म्स भी बोलते हैं, पिन वर्म्स भी, इनको उर्दू में चिनूने भी बोलते हैं, चिनूने। चिनूने जो हैं ये, इनको इसलिए चनूने कहते हैं क्योंकि चांद की तरह के होते हैं, ठीक है, चांद की तरह के नजर आते हैं, इसलिए इनको चनूने बोला जाता है, एंटीरोबायस वर्मिक्यूलरिस। तो ये दोनों वर्म्स, एस्कैरिस लिब्रिकॉइडस और एंटीरोबायस वर्मिक्यूलरिस, ये दोनों ही इंसानों के अंदर मेडिकली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनकी मोर देन 50 स्पीशीज हैं जो इंसान को अटैक करती है। कुछ दूसरी कॉमन जो है ह्यूमन न्यूमेटोड्स वो हैं वोकरेरिया, ठीक है, विच कॉज फाइलेरिया। ट्राइकनेला जो है वो क्या कॉज करता है, ट्राइकोनोसिस कॉज करता है। एंकाइलोस्टोमा क्या कॉज करता है, हुकवर्म डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो इनके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ कि वोकरेरिया जो है, जो कि फाइलेरिया डिजीज कॉज करता है, जिसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, जो कि आपकी लिम्फेटिक वेसल्स में स्टक हो जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स कि स्टक होने की वजह से वो ऑर्गन, रिस्पेक्टिव ऑर्गन जो है फूल जाता है, काफ़ी हद तक जो है फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। और उसकी अपीयरेंस एलिफेंट के पाँव की तरह की या फिर बड़े से ऑर्गन्स की तरह की नजर आती है, ठीक। अब ये देखें, ये है जी एलिफेंटियासिस। अब ये जो डिजीज है एलिफेंटियासिस, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय वोकरेरिया, ठीक है। वोकेरिया या वोकरेरिया जो भी है, ये वोकेरिया जो है ये कैसे फैलता है, ये क्यूलिक्स मॉस्किटो की बाइट से। क्यूलिक्स मॉस्किटो, देखें एक मॉस्किटो है, क्या नाम लेते हैं जिससे हमें वो एनोफ्लेज, जिससे हमें मलेरिया हो जाता है। तो वोकरेरिया, वोकेरिया जो है ये क्यूलिक्स मॉस्किटो, जो उसकी मॉस्किटो की एक स्पीशी है, उसकी बाइट से जो है ये वर्म्स ह्यूमन बॉडीज में एंटर होते हैं और वहां पर ये डिजीज कॉज करते हैं। तो ये है जी एलिफेंटियासिस। तो आज के लेक्चर में जस्ट इनका एक इस फाइलम का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है कि इसके कौन कौन से मेजर कैरेक्टर्स हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। मैंने आपको पहले बताया कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड नहीं की जितनी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं कवर कर सकता हूँ मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। आपने खुद भी अपने तौर पे भी इस फाइलम को ज़रूर स्टडी करें बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स ऑफ ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको और कुछ भी इसमें से बहुत मिल जाएगा जानने को कि और क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने कवर की हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इनकी क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।